पिछले कई घंटों से देश भर में चर्चा हो रही है कि नरेंद्र मोदी यदि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसके लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जिम्मेदार हैं। चर्चा हो रही है कि नरेंद्र को नीतीश और नायडू मिलकर प्रधानमंत्री बना रहे हैं, मगर असलियत ये नहीं है। नरेंद्र मोदी यदि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, बीजेपी सत्ता में आती है, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ बसपा सुप्रीमो मायावती का है। जी हां, 2024 के चुनाव में देश की जनता ने तो रिकॉर्ड बनाया ही है। हमारे आपके सबके मन में जो डर था कि 2024 के बाद क्या होगा, क्या कुछ होने वाला है, लोकतंत्र का क्या होगा, संविधान का क्या होगा, इन सारे सवालों के बाद देश की जनता को तो समझ में आ गया और उसने इतिहास बना दिया, बड़े बड़े विश्वगुरुओं को औकात में ला दिया। मगर इसके बावजूद इतिहास सिर्फ देश की जनता ने ही नहीं बनाया, एक महिला नेता ने भी बना दिया, इतिहास बना दिया, जिसे लोग सीधे सीधे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ धोखा, मान्यवर कांसी राम के साथ धोखा, भारत के संविधान के साथ धोखा और सबसे बढ़कर इस देश की दलित महिला और कमजोर वर्ग के साथ धोखा मान रहे हैं। और यह धोखा करने का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि बसपा प्रमुख मायावती पर लग रहा है। आप में से जो लोग भी बसपा के कट्टर समर्थक हैं उनको ये बात जरा कम हजम होगी, मगर जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो खोपड़ियां चकरा जाएगी। समझ नहीं आएगा कि जो लोग डॉक्टर अंबेडकर, संविधान, संवैधानिक अधिकारों, दलितों और कमजोरों के अधिकारों के नाम पर कई बार सत्ता की मलाई खा चुके हैं, उन्होंने कैसे इन सबको एक साथ एक मुश्त धोखा दिया है। इस वीडियो में हम आपको सबूतों के साथ दिखाने जा रहे हैं कि कैसे यदि मायावती देश के संविधान, लोकतंत्र और दलित मुद्दों के साथ खड़ी हुई होती, अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी हुई होती, तो नीतीश और नायडू मिलकर भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बना पाते। हालांकि अभी भी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने में बहुत सारी अड़चनें हैं, भीतर से भी और बाहर से भी, मगर इसके बावजूद यदि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो इसमें सबसे बड़ा हाथ मायावती का ही होगा। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अकेले मायावती की वजह से ही इंडिया गठबंधन की 16 सीटें कम हुई हैं और ये 16 की 16 सीटें बीजेपी को चली गई हैं। यानी मायावती यदि इंडिया गठबंधन में आई होती तो फिर आज की तारीख में इंडिया गठबंधन लगभग 250 के पार होता और भाजपा का गठबंधन बहुमत से नीचे हो सकता था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए 15 सीटों के लिए भी लाले पड़ जाते। एक एक सीट का आंकड़ा जब आप देखेंगे कि बीजेपी को कितने वोट मिले, इंडिया गठबंधन के लोगों को कितना वोट मिला और बसपा ने कितना वोट काटा, तो आपकी खोपड़ियां भरना जाएगी। इस चुनाव से पहले ही मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से दलित समाज से आने वाले बहुत सारे दर्शकों ने फोन किया, हमारी लंबी बातचीत हुई। उनमें से कुछ बहुत पढ़े लिखे थे, कुछ पूरी तरह से अनपढ़ भी थे, मगर ज्यादातर ने एक सुर में यही बात कही कि मायावती और उनकी पार्टी अब दलितों के लिए काम करने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि मायावती ने दलित वोटरों की दुकान खोल रखी है, जिसमें वो इनके वोटों को कहीं ना कहीं बेचने का काम कर रही है, यानी उनके वोटों का दुरुपयोग कर रही है। वैसे भी यदि आप देखें तो पिछले 10 सालों की मोदी सत्ता के दौरान दलितों पर अत्याचार की बहुत सारी घटनाएं हुई। पिछले दिनों हमने आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी, कैसे मोदी सत्ता के दौरान दलितों पर अत्याचार 1.5 गुना हो गया। कहीं आदिवासी के मुंह में पेशाब तो कहीं दलितों के खिलाफ भयंकर अत्याचार, सब कुछ हमने देखा है। दलित बेटियों के साथ आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं और इसके बाद पूरे के पूरे परिवार को निपटा दिया जाता है। इन घटनाओं के बाद सत्ता का रवैया पूरी तरह से दलितों के खिलाफ ही नजर आया, वो भी भाजपाई सत्ता का। मगर इसके बावजूद बहन जी कभी भी भाजपाई सत्ता के खिलाफ लड़ती हुई नजर नहीं आई पिछले 10 सालों में। इधर जैसे ही लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम सामने आया, मायावती की पार्टी बुरी तरह से हार गई, एक भी सीट नहीं मिली, तो उन्होंने बयान जारी किया और अपनी इस हार का ठीकरा मुसलमानों पर फोड़ दिया, जबकि ये नहीं बता सकी कि पिछले 10 सालों में मुसलमानों के लिए वो कब खड़ी हुई। इसी दौरान बार बार ये भी देखा गया कि बहन जी की पार्टी मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक समझने वाली बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए हमेशा सामने दिखी, लड़ती हुई दिखी। 2024 के चुनाव के हार के बाद मायावती की पार्टी की तरफ से और उनकी तरफ से जो बयान जारी किया गया है, इसमें उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा लंबे वक्त तक चुनाव कराने पर सवाल उठाया, चुनाव के दौरान प्रचंड गर्मी का सवाल उठाया, जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर बात की, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, इन सब पर बात की, गरीबी पर बात की, ईवीएम का भी जिक्र किया। 1.5 पन्ने के इस पत्र में उन्होंने 3 बार डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिखा, उनके बनाए संविधान का जिक्र किया और संविधान की पवित्रता व मजबूती के लिए समर्पित होने की बात कही। सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक तरक्की की भी चर्चा की, लेकिन ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ लिखने पढ़ने में रही। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार 400 पार का नारा दे रहे थे और ये भी कह रहे थे कि इसके साथ ही हम संविधान बदल देंगे। भाजपाई विचारधारा की तरफ से आरक्षण में भी संशोधन की बात सामने आई। देश में चर्चा हो रही थी, पूरे देश में चर्चा हो रही थी कि इस बार संविधान बचाने की लड़ाई है, मगर बहन जी टस से मस नहीं हुई। सभी को यह उम्मीद थी कि डॉक्टर अंबेडकर और संविधान के नाम पर, दलितों को मिले अधिकारों के नाम पर बनी हुई पार्टी और सरकार चलाई हुई पार्टी, उससे निकली हुई नेता मायावती कम से कम संविधान बचाने के मामले पर तो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ ही जाएंगी। इसके साथ ही जब सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक तरक्की की बात कर रही है तो फिर किसी
भी रूप में भाजपा के साथ तो बिल्कुल नहीं जाएंगी, उसको मदद तो बिल्कुल नहीं पहुंचाएंगी। लोग कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन जातीय जनगणना की बात कर रहा है। जाहिर सी बात है, जातीय जनगणना यदि होगी तो इससे दलित और पिछड़े समाज को तथा देश के गरीब कमजोर समाज को लाभ मिलेगा। मगर इन सारे मुद्दों पर भी मायावती का दिल नहीं पसीजा। दलितों के मुद्दे पर लड़ना तो बहुत दूर की बात है, उनकी समस्याओं को उठाना तो बहुत दूर की बात है, उनको अधिकार दिलाना तो बहुत दूर की बात है। 2024 के चुनाव में बहन जी ने कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए अपने भतीजे तक को दांव पर लगा दिया, भतीजे के राजनीतिक जीवन का भी बलिदान कर दिया। एक दिन उनके भतीजे आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ बयान क्या दे दिया, भाषण क्या दे दिया। बहन जी को अपना ही भतीजा और अपरिपक्व नजर आने लगा और उन्हें कई पदों से हटा दिया गया। यानी कहां तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि मायावती संविधान और लोकतंत्र के नाम पर बीजेपी के खिलाफ बने गठबंधन में आ जाएंगी, उल्टे मायावती ने बीजेपी को सत्ता में लाने और नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए ही गेम कर दिया। और अब हार के बाद, यानी पूरी तरह से लोकसभा में अपनी पार्टी को निपटाने के बाद, मायावती ने अपने कर्मों का ठीकरा मुसलमानों पर फोड़ दिया है। कह रही है कि मुसलमानों को हमने पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया मगर फिर भी हमें अच्छा परिणाम नहीं मिला। इस पत्र में बसपा की तरफ से लिखा गया है कि दलित वर्ग में से मेरी खुद की जाति के लोगों ने अधिकांश अपना वोट बीएसपी को देकर जो अहम मशीनरी भूमिका निभाई है उसके लिए सभी का आभार। लेकिन मुस्लिम समाज को पिछले कई चुनाव से उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद मुसलमान बसपा को ठीक से समझ नहीं पा रहा है। आगे से सोच समझकर मुसलमानों को मौका दिया जाएगा। अब यहां सवाल ये उठता है कि क्या मायावती ने भी नरेंद्र मोदी से झूठ बोलना सीख लिया है? क्या मायावती भी नरेंद्र मोदी से ट्यूशन ले रही है कि कैसे असली मुद्दों से लोगों को भटकाना है, हकीकत छुपाना है, एक के बाद एक लगातार झूठ बोलना है? लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि बीएसपी जब भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन करती है तो बसपा को नुकसान होता है। यह अपने आप में सबसे बड़ा झूठ है। 2019 के चुनाव में ही बसपा और सपा का गठबंधन हुआ, बीएसपी को ज्यादा लाभ मिला, सपा का नुकसान हुआ। यानी चुनाव की शुरुआत से ही मायावती एक के बाद एक झूठ बोलती रही और अब एक और झूठ उन्होंने बोला है कि मुस्लिम समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के बाद उनको परिणाम नहीं मिला है। सवाल यह है कि कोई भी समाज आपको 5 साल तक जज करता है, 5 साल तक आप उनको मरती हालत में छोड़ दें, उनके मुद्दों पर आवाज न उठाएं, उनका जिक्र न करें और चुनाव के वक्त यदि आप चाहें कि उनके बीच से किसी को टिकट देकर पूरे समाज का वोट मिल जाए तो यह कैसे संभव हो सकता है? पिछले दिनों हम सबने देखा एनआरसी सीए के मामले पर किस तरीके से देश भर में मुसलमानों को टारगेट किया गया। लगातार कभी गौरक्षा के नाम पर तो कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर अपने ही देश के नागरिकों को भाजपाई सत्ता ने 2 दर्जे का नागरिक बताने की कोशिश की, भरपूर बदनाम किया, टारगेट किया। यहां तक कि चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने देश के करोड़ों मुसलमानों को घुसपैठिया बुला दिया। सोचिए, अपने ही नागरिकों को देश का प्रधानमंत्री घुसपैठिया बुला रहा है और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला बुला रहा है। इस देश में पिछले 10 सालों की नरेंद्र मोदी की सत्ता में न जाने कितने ही मुसलमानों को केवल और केवल मुस्लिम होने की वजह से लिंच कर दिया गया। क्या आपने 10 साल में कभी देखा कि बहन जी की पार्टी या वो खुद मुसलमानों के दमन पर कभी भी एक शब्द बोलकर जमीन पर उतरी हो, लड़ने के लिए उतरी हो? और आम मुसलमान को तो छोड़ दीजिए, बहन जी की पार्टी के ही सांसद थे दानिश अली, उन्हें भाजपाई सांसद रमेश बिधूड़ी ने भरी संसद में आतंकवादी से लेकर तक बोल दिया। मगर इसके बावजूद न तो मायावती ही न ही उनकी पार्टी दानिश अली के लिए लड़ पाई, न ही खड़ी हुई, कहीं नजर नहीं आई। यानी देश का मुसलमान जब सबसे बुरे वक्त में जी रहा था तब मायावती को मुसलमान याद नहीं आया। और माफ करिएगा, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि 10 सालों में चुनाव के अलावा मायावती को कभी दलित भी नजर नहीं आया। न तो दलितों के उत्पीड़न के खिलाफ कभी जमीन पर उतरी, न दलित बेटियों के साथ दुराचार के खिलाफ कभी जमीन पर उतरी और अपनी पार्टी को उतारा। भाजपाई सत्ता ने दलित बेटी के साथ दुष्कर्म होने के बाद रातों रात परिवार की जानकारी दिए बिना उसको जला दिया, उसके शव को जला दिया, तब भी बहन जी सड़क पर नहीं उतरी। दलित बिटिया को न जाने किस किस तरीके से भाजपाई आईटी सेल के गुर्गों ने, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने और गोदी मीडिया के लपटझंडिसों ने बदनाम किया, मगर फिर भी बहन जी को दलित बिटिया का दुख नजर नहीं आया, मौत के बाद भी नजर नहीं आया। यानी 10 साल तक बहन जी को दलित और मुसलमान याद नहीं आए। जब दलित मुसलमानों और देश की महिलाओं को बहन जी की जरूरत थी तब ये सन्नाटा मारे बैठी रही और जब चुनाव आया तो सोच रही है कि मुसलमान को टिकट दे दे और सारे मुसलमान एक साथ झोली में आकर गिर जाए। जरा सोचिए, जो नेता अपने सांसद की बेइज्जती और अपमान के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकी, वो आम आदमी के लिए, आम दलित के लिए, आम मुसलमान के लिए क्या कर सकती हैं? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि बहन जी ने या उनकी पार्टी ने पूर्व में इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। 10 साल पहले तक उन्होंने बहुत कुछ किया, जो कर सकते थे सब कुछ किया, मगर 2014 के बाद से कहीं ना कहीं ये साफ साफ दिखता है कि मायावती ने अपने वोटरों को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक सौदेबाजी का सामान समझ रखा है। और ये बात यूं ही नहीं कही जा रही है। अपने स्क्रीन पर इन आंकड़ों को जरा ध्यान से देखिए। 2 दिन पहले जिस लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है, उस चुनाव में इंडिया गठबंधन की
16 सीटें केवल और केवल मायावती के कारण कम हुई और बीजेपी की बढ़ गई। पहले नंबर पर अकबरपुर को देखिए, यहां इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार 44,000 वोटों से हारा, जबकि बीएसपी को 73,000 वोट मिले। अलीगढ़ में भाजपा का उम्मीदवार 15,000 वोटों से जीता, यहां पर बीएसपी को 1,23,000 वोट मिले। अमरोहा में इंडिया गठबंधन की हार 28,000 वोटों से हुई, यहां बीएसपी के उम्मीदवार को 1,64,000 वोट मिले। बांसगांव में मात्र 3,150 वोटों से इंडिया गठबंधन हार गया, जबकि बहन जी की पार्टी को यहां पर 64,000 से अधिक वोट मिले। भदोही में 44,000 वोट से गठबंधन हार गया, बहन जी को यहां पर 1,55,000 वोट मिले। बिजनौर में 37,000 वोटों से इंडिया गठबंधन हार गया, बहन जी के कैंडिडेट को यहां 2,18,000 वोट मिले। इसी तरह से देवरिया में 34,000 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार हार गए, जबकि बीएसपी को 45,000 से अधिक वोट मिला। डुमरियागंज में बीजेपी 42,000 वोटों से जीत गई, जबकि बसपा के उम्मीदवार को 81,000 से अधिक वोट मिला। फर्रुखाबाद में मात्र 2600 वोटों से इंडिया गठबंधन की हार हुई, बहन जी यहां पर 45,000 वोट ले गई। फतेहपुर सीकरी में 43,000 वोटों से इंडिया गठबंधन की हार हुई, बहन जी की पार्टी को यहां 1,20,000 वोट मिले। हरदोई में 27,000 वोटों से भाजपा की जीत हुई, बहन जी के उम्मीदवार को यहां 1,22,000 वोट मिले। मिर्जापुर में इंडिया गठबंधन 37,000 वोटों से हार गया, जबकि बहन जी को यहां पर 1,44,000 से ज्यादा वोट मिले। मिश्रिख में 33,000 वोटों से इंडिया गठबंधन की हार हुई, बहन जी के उम्मीदवार को यहां पर 1,11,000 से ज्यादा वोट मिले। फूलपुर में मात्र 4,323 वोटों से बीजेपी जीत गई और बहन जी 82,000 से ज्यादा वोट ले गई। शाहजहांपुर में इंडिया गठबंधन की हार 55,000 वोटों से हुई और बहन जी 91,000 वोट लेकर गई। ऐसे ही उन्नाव में 35,000 वोटों से इंडिया गठबंधन की हार हुई, बहन जी के उम्मीदवार को 72,000 वोट मिल गए। यानी स्पष्ट रूप से सीधा सीधा यहां दिख रहा है कि कैसे अकेली बीएसपी की वजह से यानी मायावती के कारण इंडिया गठबंधन 16 सीटें हार गया और बीजेपी को 16 सीटें ज्यादा मिल गई। आप कहेंगे कि इससे यह कैसे सिद्ध होता है कि बहन जी किसी को हराने या किसी को जिताने के लिए लड़ रही थी? तो समझने वाली बात यह है कि इस लोकसभा चुनाव में बहन जी का एक भी सांसद नहीं है और यह बात पहले से सबको मालूम थी। जब मेरे जैसे व्यक्ति को मालूम थी कि बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिल पाएगी, तो फिर उनको नहीं मालूम हो यह असंभव है। बसपा का एक भी कैंडिडेट जीत नहीं पाएगा, यह सबको पता था। शुरू में बसपा ने कुछ ऐसे उम्मीदवार दिए थे जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे थे, मगर बाद में उन सबको ज्यादातर को बदल दिया गया और तमाम सीटों पर उन्होंने ऐसे उम्मीदवार दिए जो इंडिया गठबंधन यानी विपक्षी गठबंधन को नुकसान पहुंचाए। बहुत सारी सीटों पर इन्होंने नुकसान पहुंचाया और उनमें से 16 सीटें तो आपके सामने हैं जो सीधे सीधे मायावती की वजह से इंडिया गठबंधन हार गया। यदि मायावती ने पिछले 10 सालों की मोदी सत्ता के दौरान उठी तमाम समस्याओं के खिलाफ एकजुटता दिखाई होती, देश की मांग को सुना होता, तो आज उनके भी कम से कम 15-20 सांसद होते और ज्यादा भी हो सकते थे। नरेंद्र मोदी की विदाई तय होती। किसी भी स्तर की जोड़ तोड़ करके मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बारे में नहीं सोच पाते। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार होती, नई सरकार होती, उसमें मायावती का भी अपना हिस्सा होता और अपने हिस्से में से वो देश के दलितों को जो करना चाहती, जो देना चाहती, वो सब दे सकती थी। दलितों के खिलाफ अत्याचार कम कर सकती थी, दलित बेटियों के साथ अत्याचार कम होता, उनकी इज्जत कम नीलाम होती, पिछड़े समाज का विकास कर सकती थी। संविधान को हाथ लगाने की किसी की हिम्मत नहीं होती, मगर बात बात में डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम और संविधान का नाम लेने वाली मायावती ने संविधान बचाने के नाम पर भी हिम्मत नहीं दिखाई तथा संविधान को बदलने का दावा करने वालों के साथ खड़ी हो गई। यहां एक बात और समझने वाली है, ये तो 16 सीटें हैं जहां पर स्पष्ट रूप से सीधे सीधे ये दिख रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने यानी मायावती ने इंडिया गठबंधन को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया। देश में चारों तरफ फैले हुए दलित वोटों के बारे में सोचिए जो मायावती के एक इशारे पर इंडिया गठबंधन के साथ पूरी तरह से खड़े हो जाते। हालांकि पिछले 10 सालों में मायावती के कारनामों को देखकर दलितों का बड़ा वोट बैंक शिफ्ट हुआ है, जिसका कारण है कि मायावती चारों तरफ से राजनीतिक रूप से कमजोर होती हुई दिख रही हैं। अब लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बीजेपी के पास मायावती की ऐसी कौन सी दुखती रग है जिसके कारण वो इस कदर डरी हुई हैं कि अपने समाज के लिए आवाज नहीं उठाती, अपनी पार्टी को बर्बाद करती जा रही हैं। सालों बाद बीएसपी को एक उम्मीद मिली थी आकाश आनंद के रूप में, मगर मायावती ने आनंद के आकाश को भी धुंधला कर दिया। अब देश भर में लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बीजेपी के पास मायावती की ऐसी कौन सी दुखती रग है जिससे वो इस कदर डरी हुई है कि अपने समाज के लिए आवाज नहीं उठाती, अपनी पार्टी को बर्बाद करती जा रही है। सालों बाद बीएसपी को एक उम्मीद मिली थी आकाश आनंद के रूप में, उन्होंने आनंद के आकाश को भी धुंधला कर दिया। इस वक्त सबके मन में एक ही सवाल है कि मायावती की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो वो अपनी पार्टी समाप्त करने पर आ गई है, मगर बीजेपी का साथ नहीं छोड़ रही है, बीजेपी को मदद करना नहीं छोड़ रही है। राजनीति में कोई भी नेता पार्टी की मजबूती और सत्ता चाहता है, मायावती के साथ उल्टा हो रहा है। आने वाले कुछ दशक में भी सत्ता की उम्मीद तो वो बिल्कुल नहीं कर सकती, पार्टी को भी लगातार कमजोर करती जा रही है। तो आखिर सवाल वही है कि किस मजबूरी में मायावती ने दलितों को अनाथ कर दिया, उनके मुद्दों को छोड़ दिया, उनकी समस्याओं को छोड़ दिया और सबसे बढ़कर बाबा साहेब के संविधान को भी नजरअंदाज करते हुए मायावती ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी का साथ दिया। बात देश के दलितों की हो, अल्पसंख्यकों की हो, कमजोर वर्ग की हो, गरीबों की हो या फिर सबसे बढ़कर हर एक वर्ग,
हर एक जाति की महिलाओं की हो, ये सब जानवर से इंसान बनने की स्थिति में आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के कारण। जब मैं जानवर से इंसान बनने की बात करता हूं तो बात अधिकारों की होती है। देश में दलितों से ज्यादा महिलाओं को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं चाहे किसी भी जाति वर्ग की हो, कुछ दशक पहले उनकी स्थिति जानवरों से कम तो बिल्कुल नहीं थी, ज्यादातर मामलों में आज भी है, मगर उन्हें जानवर से इंसान बनने की उम्मीद ये संविधान देता है। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि महिला होकर भी, दलित होकर भी, दलितों के लिए लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी क्या मजबूरी है कि मायावती ने सब कुछ दांव पर लगा दिया भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए, भाजपा को दोबारा सत्ता में लाने के लिए। इन सवालों के जवाब यदि आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।